नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए अपने साथ। हम लोग बात करेंगे यहां पर एसएससी जीडी की, और ये यकीन मानना कि आज वो बेहतरीन प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके लिए तैयार की गई है, जो आपके एग्जाम में आपको एक शानदार सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। हम लोग यहाँ पर जीएस के प्रश्नों की बात करेंगे, जिसमें हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, करंट अफेयर होगी, स्टैटिक जीके होगी, साइंस होगी। हर उस प्रश्न को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे जो आपके विगत वर्षों में पूछा गया है या आने वाले सालों में पूछे जाने की संभावना है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और उतर जाइए इस पढ़ाई की रणभूमि में, जो आपको सफलता जरूर दिलाएगी। तो आरडब्ल्यूए परिवार हमेशा आपकी मेहनत को और चार चांद लगाने के लिए हर वो कोशिश, हर वो प्रयास करने पर तत्पर रहता है, जिससे आपको आपके घर में एक चिराग जल सके, आपके घर में एक नौकरी आ सके। हम लोग यहां पर एसएससी जीडी का ये जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट है अफसर सीरीज का, तो आप लोग सभी जुड़ जाएं। मैं टाइम बता देता हूं आप लोगों को, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज से ही ये सीरीज स्टार्ट हो रही है और सुबह 11 बजे आप लोगों की अभी जस्ट नीरज सर की हिंदी की क्लास खत्म हुई है। ये प्रैक्टिस सेट है। अब जीएस का 12 बजे मेरा प्रैक्टिस सेट होगा, 1 बजे शानदार धुआंधार तरीके से मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा राहुल तेवतिया सर का, फिर 2 बजे रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी शानदार तरीके से राहुल शर्मा सर के द्वारा। एक बार इस पूरे टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जिससे आपको ये टेंशन ना हो कि भाई हमारा कौन से सब्जेक्ट की क्लास किस टाइम पर होगी। आप इसको एक बार लिख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि भैया इस बजे हमारी ये क्लासेस होनी है। अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। टोटल क्वेश्चंस होते हैं जी 20। कितने टोटल क्वेश्चंस आते हैं? 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब बात आती है 20 क्वेश्चंस में स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा रहता है, 4 से 5 भी हो सकता है, 5 से 6 भी हो सकता है। पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं, हिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमी में 1 से 2 क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी में 1 से 2 क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर में 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, साइंस में 1 से 2 क्वेश्चंस यहां पर हो जाएंगे। तो इस रेशियो में ही हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ये रेशियो आगे पीछे हो सकता है हिस्ट्री से 1-2 हो जाए, हो सकता है पॉलिटी से 1-2 हो जाए, स्टैटिक से 5 से 6 हो जाए। इसका पोर्शन हमेशा ज्यादा रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम जो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किए जाने वाली एक नृत्य शैली है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। हम लोग यहां पर बात करेंगे, नृत्य शैली की बात हो रही है। भारतीय लोक और जनजातीय नृत्यों की अगर मैं चर्चा करूंगा तो यहां पर कौन सी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा की जाने वाली नृत्य शैली होगी? चलिए, आंसर आप लोगों का आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हैं। सही आंसर आप लोगों का है टापू। कौन सा इसका सही आंसर होगा? सही आंसर हो जाएगा टापू। ठीक है जी, यहां पर हम लोग बात करेंगे, टापू इसका सही आंसर होगा। अब अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं जनजातियों की, जैसे कि अगर मैं यहां पर अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियां हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी होंगी? जैसे कि अगर मैं बात कर लूं भैया, अरुणाचल प्रदेश में भुइया, कौन सी? भुइया जनजाति है, जिसे भुइया भी बोला जाता है, भुइया जनजाति है। चालो जनजाति है, कौन सी? चालो। आप कहेंगे चालो जनजाति बहुत ज्यादा पूछा गया, चालो जनजाति किस राज्य से संबंधित होगी? आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश से। बांचो, आप कहेंगे बांचो, ये कहां पर होगी? ये भी अरुणाचल प्रदेश की ही एक जनजाति है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, ये सिंपल सी चीजें होंगी, उम्मीद है आप लोग इसको पढ़ लेंगे। ठीक है जी, चलिए, सिंपल सी चीजें हैं। तो अब नागालैंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे भैया नागालैंड में जैसे चोंग,
चौंग एक नृत्य शैली भी होती है। चौंग क्या होती है जी? एक नृत्य शैली होती है चौंग। आप जानते हैं चौंग कहाँ की नृत्य शैली है? चौंग नृत्य शैली हो जाएगी जी अरुणाचल प्रदेश की। जैसे असम है, असम में कौन सा होता है? असम में एक नृत्य शैली है जैसे कि बिहू। कौन सी भैया? बिहू। बिहू कहाँ पर होता है? असम में होता है। तो सही आंसर आपका आ जाएगा ए। ठीक है जी, इसको आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी है? मोहनजोदड़ो की हम लोग बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का ही दूसरा नगर माना गया है। हम बात करेंगे सर हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता, आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कब होती है? हड़प्पा सभ्यता इसका जो पहला नगर था, पहला नगर 1921 में हड़प्पा की खोज हो गई थी। किसकी? हड़प्पा की खोज की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा। आप कहेंगे दयाराम साहनी। अब इन्होंने हड़प्पा की खोज रावी नदी के किनारे पर की थी। किसके? रावी नदी के किनारे पर की थी। दूसरा इसका स्थल था मोहनजोदड़ो। कौन सा जी? आप कहेंगे सर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे भैया मोहनजोदड़ो। लिख लेंगे जी आप लोग मोहनजोदड़ो, या जोदारो भी इसको लिखा जाता है, मोहनजोदड़ो। अब इसकी खोज हो गई जी 1922 में राखाल दास बनर्जी। कौन करेंगे? राखाल दास बनर्जी के द्वारा खोज की गई थी। और इन दोनों ने किसके नेतृत्व में काम किया था? किसके नेतृत्व में भैया? तो आप कहेंगे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके? सर जॉन मार्शल। आप कहेंगे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने काम किया था। चलिए अब बात यहां पर यह थी कि मोहनजोदड़ो का जो आकार है, जो स्नानागार प्राप्त हुआ है, वो कैसा है? तो आयताकार हो जाएगा, वर्गाकार हो जाएगा, तो आयताकार होगा। मोहनजोदड़ो से भैया क्या मिला है? एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। किसकी? एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। और नर्तकी की बात हम लोग यहाँ नर्तकी की बात अगर करते हैं तो आप कहेंगे सर नर्तकी की मूर्ति। ये जो मूर्ति मिली है यहां से, ये किसकी बनी हुई थी? तो ये कांसे की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? कांसे की। कांसे किससे बनता है? तांबा प्लस टिन से। किससे? तांबा प्लस टिन से बन जाता है। तो ये चीजें आप लोग लिखें। इसको बनाने की विधि क्या कहलाई थी? इसको बनाने की विधि थी लॉस्ट वैक्स मेथड। लॉस्ट वैक्स मेथड। लॉस्ट वैक्स मेथड की अगर हम बात करेंगे, जिसे हिंदी में दिरवी मोम विधि के नाम से जानते हैं, दिरवी मोम विधि कहा जाता है। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब ये बताइए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? सबसे बड़ी इमारत की अगर हम बात करें, बिल्डिंग की बात करें, तो आप कहेंगे कि विशाल अन्नागार। क्या भैया? विशाल अन्नागार। आप कहेंगे विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी। अन्नागार जिसे ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं, सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। अब बात आती है सर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल आप लोग कहेंगे भैया राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहां पड़ता है? आप लोग भली भांति जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम शहर कि भैया सबसे प्राचीन शहर बताइए, प्राचीन शहर कौन सा होगा? आप कहेंगे भिरडाना। कौन सा है जी? भिरडाना। कौन सा? भिरडाना, जो कि हरियाणा में है। कहां पर? हरियाणा। क्या ये सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे? जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना कि कौन सी
किस विधि से बना था, तो द्रव्य-मौम विधि से बनाया गया था। एक स्क्रीनशॉट आप इसका जरूर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, लिखा है अस्किनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी पर है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। अब बात आती है भैया ये नदियों के प्राचीन नामों की, तो नदियों का जिक्र किसमें हुआ है? वैदिक सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो वैदिक सभ्यता में 31 नदियों का जिक्र हुआ, लेकिन अगर मैं ऋग्वेद में आता हूं तो ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र हुआ। अब मैं ऋग्वेद के नदी सूक्त में आता हूं तो वहां पर मात्र 21 नदियों का जिक्र किया गया। किसका? 21 नदियों का जिक्र किया गया। मैं यहां पर आप लोगों से चर्चा करूंगा कि भैया वैदिक संहिता में, वैदिक संहिता, आप कहेंगे सर वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का वर्णन है। कितनी नदियां बताई गई? 31। जबकि ऋग्वेद में कितनी नदियां बताई गई हैं? ऋग्वेद में 25 नदियां बताई गई। कितनी नदियां बताई गई? 25 नदियां बताई गई। ऋग्वेद में एक नदी सूक्त पड़ता है, कौन सा? नदी सूक्त, और नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र किया है। कितनी नदियां? 21 नदियों का जिक्र किया गया है। 21 नदियां, आप कहेंगे 21 नदियां। सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया है? सबसे पवित्र नदी किसे बताया है? आप कहेंगे भैया सबसे पवित्र नदी बताया है जी सरस्वती को। किसको? सरस्वती नदी को। आप कहेंगे सरस्वती, यहां पर आप लिखेंगे सरस्वती। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी बताई है? सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी बताई है? सबसे महत्वपूर्ण नदी बताई गई है। आप लोग कहेंगे भैया सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी होगी? आप बताएंगे सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी बताया गया है। अच्छा, गंगा नदी का ऋग्वेद में कितनी बार नाम आया है? गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार आया है? उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? तो आप कहेंगे एक बार। यमुना नदी का अगर बात होगी, यमुना नदी का ऋग्वेद में उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार। अब बात यहां पर आ जाती है कि अस्किनी, अस्किनी का प्राचीन नाम है अस्किनी, वर्तमान में किस नाम से जानेंगे? तो आप कहेंगे सर चेनाब के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? चेनाब के नाम से हम जानेंगे। ब्यास, जो ये ब्यास है, ब्यास को पहले किस नाम से जानते थे? जल्दी से बताइए। आप कहेंगे पहले बिपाशा के नाम से जानते थे। किसके नाम से? बिपाशा के नाम से जानते थे। रावी, रावी को हम परुष्णी के नाम से जानते थे। किसके नाम से? परुष्णी के नाम से हम जानते थे। क्या यहां तक आप लोग लिखेंगे? झेलम को बितस्ता के नाम से जानते थे। बितस्ता, क्या कहते थे? बितस्ता कहते थे। अच्छा, जो गंडक नदी है, गंडक, गंडक नदी को हम सदा नीरा के नाम से जानते थे। सदा नीरा। आप कहेंगे गंडक नदी को सदा नीरा के नाम से जानते थे। और द्वसदती नदी को हम किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे द्वसदती नदी को हम किस नाम से जानेंगे? द्वसदती नदी को हम घाघरा नदी के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? घाघरा नदी के नाम से जानेंगे। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे? ये महत्वपूर्ण चीजें हो जाएंगी। ठीक है जी, ये सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन करते हुए प्लीज जरूर चलिएगा। जितनी भी चीजें मैं लिखवा रहा हूं यहां पर आप लोग लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। पहले आप लोग कहेंगे सर अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई? तो स्थापना की जब चर्चा आएगी तो आप जानेंगे कि 1924 में इसकी स्थापना पेरिस में कर दी गई थी। पेरिस पड़ता है जी फ्रांस में। कहां पड़ता है जी? पेरिस, फ्रांस में पड़ता है। तो आप कहेंगे सर स्थापना कहां पर हुई है? स्थापना हो जाती है भैया
पेरिस में। कहां पर होती है? पेरिस। और पेरिस कहां पड़ता है जी? आप कहेंगे सर पेरिस पड़ता है फ्रांस में। कहां पर है? फ्रांस में। अच्छा, स्थापना कब हुई थी? 1924 में। कब हो जाती है स्थापना? 1924 में। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? तो आप कहेंगे लुसाने में। अब लुसाने कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे सर स्विट्जरलैंड में। कहां पर? लुसाने। और लुसाने कहां पर है? आप कहेंगे सर स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। क्लियर हो जाएंगी चीजें यहां तक? तो इसका सही आंसर आप कहेंगे स्विट्जरलैंड। अब एक क्वेश्चन आता है, भारतीय हॉकी महासंघ, भारतीय हॉकी महासंघ, महासंघ की स्थापना कब की गई थी? महासंघ की स्थापना कब की जाती है? आप कहेंगे 1925 में की जाती है। कि भैया इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? आप कहेंगे सर नई दिल्ली में। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर हो गई चीजें? चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हम लोग बात करते हैं सर हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? जादूगर आप बताइए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। मेजर आप कहेंगे सर मेजर ध्यानचंद को। किसको? ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को भैया क्या कहेंगे? हॉकी का जादूगर कहेंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है इनके नाम पर कौन सा पुरस्कार का नाम रखा गया है। जल्दी से बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? जल्दी जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोग बात करेंगे, जल्दी से बताइए। सतलुज को सतुद्री कहते हैं। सतलुज को सतुद्री। एक बच्चा पूछ रहा है सर सतलुज को बता दीजिए कि सर सतुद्री किसे कहते हैं? तो यहां पर मैं बता देता हूं भैया, सतुद्री आप कहेंगे सतुद्री को भैया सतलज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सतलज कहते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलिए ये भी एक बार आप लोग ध्यान करके लिख लें, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बज्जी महाजनपद की राजधानी बतानी है। जब हम महाजनपद पढ़ते हैं तो वहां पर 16 महाजनपदों का नाम आएगा कि 16 महाजनपदों का जिक्र किसमें? अच्छा, एकमात्र ऐसा उल्लेख बताइए जहां पर 22 महाजनपदों की चर्चा की गई है। किसने 22 महाजनपदों की चर्चा की है? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। तो पहले तो मैं आंसर की बात कर लेता हूं। बज्जी, तो आप कहेंगे सर बज्जी की राजधानी थी वैशाली। बज्जी की राजधानी थी वैशाली। अब हम यहां पर महाजनपद के बारे में बात करेंगे। महाजनपद, महाजनपद तो आप कहेंगे अंगुत्तर निकाय। यहां पर मैं लिख रहा हूं अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, अंगुत्तर निकाय। और एक है बेटा भगवती सूत्र, जो जैन धर्म से, भगवती सूत्र जो जैन धर्म का ग्रंथ है। और एक है भैया अष्टाध्यायी। कौन सा? अष्टाध्यायी। आप कहेंगे जी अष्टाध्यायी। इनमें अलग अलग भैया चर्चाएं हुई हैं, जैसे कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद बताए गए। 16 महाजनपद बताए गए। कितने महाजनपद बताए? 16। इसमें भी 16 महाजनपद बताए गए। 16 महाजनपद बताए गए। और इसमें 22 महाजनपद बताए गए। 22 महाजनपदों की चर्चा हुई थी। महाजनपद, महाजनपद की भैया किसमें 22 बताए? तो अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अब बात आती है कि कुछ महत्वपूर्ण जनपदों के बारे में मैं चर्चा कर लूंगा। तो यहां पर आप कहेंगे सर जल्दी से बताइए, जैसे अंग है, अंग, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे चंपा। चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की। किसकी? अंग की। मगध की राजधानी क्या थी? मगध।
अगर मैं बात करूं मगध, तो मगध की राजधानी थी बेटा पहले राजगीर या राजगृह। कौन सी? राजगीर या राजगृह। आप कहेंगे सर राजगृह कह सकते हैं, राजगीर कह सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद भैया हम बात करेंगे काशी की, कि काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी। क्या थी भैया? वाराणसी थी। ये चीजें आप लोग लिख लेंगे। क्या थी जी? वाराणसी थी। वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। क्या थी जी? कौशाम्बी। आप कहेंगे कौशाम्बी वत्स की राजधानी हुआ करती थी। चलिए आगे बात करेंगे कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी भैया? कौशल। आप कहेंगे कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। क्या हुआ करती थी? श्रावस्ती। ठीक है जी, श्रावस्ती। सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश श्रावस्ती में ही दिए हैं। ठीक है जी। सूरसेन की राजधानी क्या थी? आप कहेंगे सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। क्या थी जी? मथुरा। ठीक है जी। क्या हुआ करती थी? मथुरा। अब बात करेंगे भैया पांचाल की राजधानी क्या थी? पांचाल। पांचाल की दो राजधानियां थी, एक उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, जिसमें अहिच्छत्र और काम्पिल्य। आप कहेंगे भैया अहिच्छत्र। क्या हो जाएगा जी? आप कहेंगे सर अहिच्छत्र। अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य, एवं काम्पिल्य। आप कहेंगे काम्पिल्य। ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा कि भैया काम्पिल्य। ठीक है जी। काम्पिल्य किसकी राजधानी है? काम्पिल्य। ठीक है जी, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, नॉर्मल सा है। चलिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप लोग लिखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति जब भी आती है तो हम एकदम से जुनून में भर जाते हैं, क्योंकि महान क्रांतिकारी जो हमारे लिए शहीद हो गए, हमारी स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आप कहेंगे कि भैया जो ये क्रांति है, इस क्रांति की नींव कब पड़ी है? क्रांति की नींव कब पड़ी थी? तो आप कहेंगे सर क्रांति की नींव कब पड़ी? तो पहले तो आंसर दे दीजिए। खान बहादुर ने बरेली से नेतृत्व किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, बेगम हजरत महल ने। कानपुर से नाना साहब ने। किसने? नाना साहेब ने। तो आप कहेंगे नाना साहब। दिल्ली से भैया बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर। आप कहेंगे सर बहादुर शाह जाफर। क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस। अब बात आती है नींव कब रखी गई थी? नींव रखी गई थी जी 29 मार्च 1857 में। किसने जी? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे जी ने क्या किया? मंगल पांडे जी ने क्या किया जी? इन्होंने, मंगल पांडे ने जनरल बाग की हत्या कर दी। किसकी? जनरल बाग की हत्या कर दी। बाग की हत्या की। और भैया मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर में, ये जो थे ये बैरकपुर में, बैरकपुर। आप कहेंगे सर बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर नींव स्टार्ट होती है और यहाँ पर बंगाल की जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, असम राइफल की 34वीं बटालियन थी, एक असम राइफल। आप कहेंगे सर असम राइफल्स। असम राइफल की 34वीं बटालियन हुआ करती थी, जिसे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के नाम से जानते थे। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के नाम से जानते थे। किसके नाम से? इन्फेंट्री के नाम से जानते थे। इन्फेंट्री कहा जाता था। अब हुआ क्या कि मंगल पांडे को बैरकपुर में क्या कर दिया गया भैया? 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 में फांसी हो गई। क्या हो गई जी? फांसी हो गई। चलिए अब ये बताइए, फांसी हो गई, पहले भारतीय सिपाही बने जिन्हें फांसी दी गई थी। अब बात ये आती है कि ये क्रांति स्टार्ट कहाँ से होती है? ये क्रांति स्टार्ट होती है जी 10 मई 1857 में मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हो जाती है
और जो क्रांतिकारी सिपाही थे ये कहाँ पहुंच गए? ये क्रांतिकारी सिपाही भैया कहाँ पहुंच जाते हैं? सिपाही ये दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पुनः अपना बादशाह घोषित कर दिया। हालांकि बहादुर शाह जफर ये भैया पकड़ लिए गए और इन्हें रंगून भेज दिया गया। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि इस क्रांति में नाना साहब जो थे ये बच निकले और ये कहाँ पहुंच गए? बच निकले, ये पकड़ में ही नहीं आए। ये भैया कहाँ पहुंच गए? ये नेपाल पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? नेपाल पहुंच गए। ठीक है जी, कहाँ पहुंच गए? नेपाल पहुंच गए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। साख समिति हो जाएगी, साख समिति, संघ शक्ति समिति, व्यापार समिति या भैया मौलिक अधिकार समिति। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर आप लोग जल्दी जल्दी से बताएंगे। चलिए तो इसको हम लोग भैया व्यापार समिति ही कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? व्यापार समिति के नाम से ही हम यहाँ पर जान लेंगे। किसके नाम से जान लेंगे जी? तो आप कहेंगे बिजनेस कमेटी या व्यापार समिति थी। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर एक एक मैं आगे लिख देता हूँ। आप कहेंगे सर इसके उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी साहब थे। व्यापार समिति का आदेश समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी। कौन? के एम मुंशी। और इनके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बची क्या फिर? यही बच गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? उपराष्ट्रपति की जब भी चर्चा आएगी, उपराष्ट्रपति की जब भी चर्चा आएगी तो आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया? जल्दी से बताएं कि सर उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? आप कहेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। अच्छा, उपराष्ट्रपति संविधान के कौन से भाग में है? आप कहेंगे भाग 5 में। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आप कहेंगे आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है कि 64 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। राज्यसभा का क्या होगा जी? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, एक्स ऑफियो चेयरमैन होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। चलिए अब भैया 65 में क्या लिखा है? आर्टिकल 65 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, वो पद पर ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। 66 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव दिया हुआ है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसका भैया? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया हुआ है। क्या दिया है जी? निर्वाचन दिया है। चलिए हम बात करेंगे अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। किसका? राष्ट्रपति पद का जिक्र किया गया है और इसमें लिखा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब ये कब काम करता है? जब देश में राष्ट्रपति ना हो, उपराष्ट्रपति ना हो, तब। क्या ऐसा कभी हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाओ? हाँ जी बिल्कुल हुआ है। कब हुआ है? 1969 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, तब बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल लिया, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ना तो राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? देश का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। चलिए इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है संघीय मंत्री परिषद। इसमें क्या लिखा हुआ है जी? आप कहेंगे संघीय
मंत्री परिषद, संघीय मंत्री परिषद। ठीक है जी, संघीय मंत्री परिषद। चलिए बहुत सिंपल सा है, इनको आप लोग लिख लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुछ श्रेणी के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? बड़ा सोच समझकर आंसर देना। चलिए बहुत बढ़िया जी, शानदार आंसर यहां पर बात करेंगे। हाँ, क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा, पहले दे दें। अच्छा सब कुछ, हाँ तो आपको पेपर बाद में कराएं, रिजल्ट पहले दे देते हैं। ठीक है कि भाई पहले आपको रिजल्ट दे देते हैं, आप सेलेक्टेड हैं, एग्जाम बाद में कराते रहेंगे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई, ये तो वही वाली बात हो गई। चलो जी बताओ जल्दी जल्दी से आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं आप लोगों के। अब हम लोग देखिए यहाँ पर, आप समझिए यहाँ पर इसमें क्या लिखा है, इसमें अस्पष्टता का अंत दिया है। किसका? अस्पष्टता का अंत। किसका अंत? अस्पष्टता का अंत यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें लिखा है लोक नियोजन। आप कहेंगे सर लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता यहां पर दी हुई है। चलिए अब इसमें क्या लिखा है, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, समान संरक्षण। ठीक है जी, समान संरक्षण। बचा क्या? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, वंश, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब तो वही हुआ ना कि किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, तो यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका सही आंसर हो जाएगा भैया अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की जो दूरी है वो कितनी है? देखिए अगर मैं बात करता हूं ऐसे करके, तो ये नॉर्थ है भारत का, ये साउथ है, और भारत का ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की बात हो रही है, उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की बात हो रही है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग क्या कहने वाले हैं, जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम यहां पर बात करेंगे सर कितना हो जाएगा, 3234, कितना 3214 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा फिर? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 2914 किलोमीटर हो जाएगा। तो फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? तो आप कहेंगे सर ये था 3214 किलोमीटर। अब बात ये आ जाती है, बात ये आ जाती है भैया, यहां पर आप लोग बताओ कि सर सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? आप कहेंगे सबसे पूर्व में जो बिंदु है उसे हम किबूतू कहते हैं। क्या कहते हैं? किबूतू कहते हैं। तो आप कहेंगे सर क्या कहते हैं? किबूतू। अगर पश्चिम का बिंदु आ जाए तो यहां पर आएगा गोरमोता। क्या हो जाएगा? गोरमोता। गोरमोता कह लें या गोहर मोता कह लें, एक ही बात हो जाएगी, गोहर मोता। ये कहां पड़ता है जी? गुजरात में। कहां पड़ता है जी? गुजरात में। ये कहां पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। ये चीजें आप लिखेंगे। अब बात आती है उत्तर की कि सर उत्तर में क्या है, उत्तर में सबसे उत्तरम बिंदु क्या है? तो आप कहेंगे सर इंदिरा, क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कि भैया इंदिरा कौल कहां पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। दक्षिण की बात करेंगे, दक्षिण की बात करेंगे इंदिरा पॉइंट। आप कहेंगे सर दक्षिण में हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या होगा जी? इंदिरा पॉइंट। यहां पर हम लोग इंदिरा कौल लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? इंदिरा कौल। ठीक है जी, इंदिरा कौल होगा। यहां पर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और इंदिरा पॉइंट को पिग्मेनियन पॉइंट भी बोलते हैं। ये कहां पर होगा? अंडमान निकोबार में। ठीक है जी, अंडमान निकोबार में। तो क्या ये सारे पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं?
क्या हम सारे पॉइंटों को लिख सकते हैं क्या? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। सबसे नॉर्मल क्वेश्चंस आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आप लोगों को। अच्छा यहाँ पर ना, यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको सही करिएगा। ये 2934 नहीं, 1934 नहीं होगा, ये होगा जी 2933 किलोमीटर। कितना होगा? 2933 किलोमीटर होगा। इसको मैं दोबारा से सही लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। 3214 तो ये है, 3214 तो ये होगा, ये कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। माफी चाहूंगा, मैंने यहाँ 2914 लिख दिया था, जबकि ये कितना होगा? 2933 किलोमीटर होगा। माफी चाहूंगा। चलिए यहां पर आप लोगों ने लिख लिया, क्योंकि हम 14 यहां पढ़ रहे थे तो वहीं फिर यहां 14 भी लिख गया, जबकि 33 किलोमीटर है। कितना है? 33 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी सबसे पहले आप जानेंगे कि भैया भागीरथी नदी कहां पर है? उत्तराखंड में, जहां पर एक बांध भी बना हुआ है, टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। चलिए, सर्वर तो ठीक चल रहा है, यहाँ सर्वर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सर्वर एकदम ठीक चल रहा है। आप कहेंगे कि भैया क्या बिसन है, क्या पिंडर है, धौली गंगा या भील गंगा? भील गंगा हो जाएगी। कहाँ से निकलती है ये? खतलिंग ग्लेशियर से। कहाँ से भैया? ये निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। कहाँ से? खतलिंग ग्लेशियर से। चलिए, कहाँ से? खतलिंग ग्लेशियर से। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीजें पढ़ लेना कि भैया खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड का जो टिहरी गढ़वाल जिला है वहां से निकलती है ये। ठीक है, अब भागीरथी नदी की अगर मैं बात करूं, भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या होगा? तो आप कहेंगे गोमुख से। कहां से भैया? गोमुख। और गोमुख कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है जी, उत्तराखंड में। धौली गंगा कहाँ से? वसुंधरा ताल से। ये कहाँ से? वसुंधरा ताल से। ठीक है जी, कहां से? वसुंधरा ताल से निकलता है, जो कि सबसे बड़ी हिमनद ताल मानेंगे। ठीक है, यहां तक आप लिख लेंगे। पिंडर की अगर बात करें तो पिंडारी ग्लेशियर से। ये कहां से? पिंडारी ग्लेशियर से। ये कहां से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। तो आप कहेंगे कहां से? पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। अब बिसन गंगा की बात रह गई कि भैया बिसन गंगा कहां से निकलती है? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए। बिसन गंगा, हाँ जी 1933 लिख दिया माय डियर, मैंने लिख दिया भैया, बिल्कुल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, चलिए सिंपल सी चीजें हैं। कर्नाटक का अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? चलिए बहुत बढ़िया, आप कहेंगे कर्नाटक का अलमट्टी। अलमट्टी तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस पर है? कृष्णा नदी पर। हम कुछ महत्वपूर्ण बात की यहाँ पर देखिए, सतलुज नदी पर कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नागल बांध। ठीक है जी। इडुक्की, इडुक्की जल परियोजना पेरियार नदी पर चल रही है। इडुक्की आप कहेंगे कौन सी भैया? इडुक्की जल परियोजना। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस पर चल रही है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस पर चल रही है? तो आप कहेंगे पेरियार नदी पर। कावेरी नदी पर शिव का जोग सराबी। शिव का जोग सराबी। शिव सुंदरम जलप्रपात कहां पर है? शिव सुंदरम जलप्रपात कहां होगा? शिव सुंदरम जलप्रपात कहां पर है? आप कहेंगे भैया कावेरी नदी पर है। शिव का जोग, अच्छा जोग जलप्रपात हो जाए, गरसोप्पा जलप्रपात हो जाए, गरसोप्पा, या भैया गरसोप्पा है, जोग जलप्रपात है। आप कहेंगे सर ये कहां पर होगा? प्रपात वाटरफॉल है, तो ये शिव का जोग सराबी, शरावती नदी पर। किस पर होगा? ये शरावती नदी पर। इनको भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए झील हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने कुछ ट्रिक वगैरह भी पढ़ी थी, हालांकि मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर सारी चीजों की। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर ध्यान रख
चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। देखिए, महाराष्ट्र में अगर बात कर लेता हूँ तो भूसी झील पड़ती है, उपवन झील पड़ती है, बिहार झील पड़ती है, पवई झील पड़ती है और रंकाला झील पड़ती है, गणेश झील पड़ती है। तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगी। अच्छा, राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद झील, राजसमंद झील कहाँ पर होगी माय डियर? राजसमंद है, जयसमंद है, जयसमंद हो जाएगी, राजसमंद हो जाएगी। ठीक है जी। और भैया यहाँ पर जयसमंद हो जाएगी, फतेह सागर हो जाएगी, कौन सी? फतेह सागर झील हो जाएगी, लुनकर झील हो जाएगी, लुनकर झील हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए, सांबर झील हो जाएगी, कौन सी भैया? सांवर झील हो जाएगी। ये सब कहाँ? राजस्थान में। तो अब महाराष्ट्र में और कौन कौन सी हो जाएंगी? यहाँ पर आप लिखें सर, गणेश झील हो जाएगी। गणेश झील कहाँ से हो जाएगी? गणेश झील महाराष्ट्र में। पवई झील कहाँ पर होगी? महाराष्ट्र में हो जाएगी पवई झील। तो आप कहेंगे सर पवई झील कहाँ पर होगी? महाराष्ट्र में हो जाएगी। अब बात करेंगे बेन्ना झील कहाँ पर होगी? बेन्ना, आप कहेंगे बेन्ना झील कहाँ पर होगी? महाराष्ट्र में होगी। लोनार झील कहाँ पर हो जाएगी? महाराष्ट्र में हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? चलिए बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर जनगणना की बात होगी कि जनगणना कब प्रारंभ हुई है, जनगणना की बात करेंगे, जनगणना प्रारंभ होती है, स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट होती है 1871-72 में। किसके द्वारा? मेयो के द्वारा। किसके द्वारा? मेयो के द्वारा कराई गई थी, जो असफल रही, जो कि असफल रही। आप कहेंगे सर कैसी रही थी ये? असफल रही थी। उसके बाद भैया दूसरी जनगणना होती है 1881-82 में। ये किसने कराई थी? रिपन ने कराई थी, और ये भैया सफल जनगणना मानी गई। तो पहली सफल जनगणना ये थी। अब बात कर लेते हैं कि सर स्वतंत्र भारत में कौन सी जनगणना है 2011 की? स्वतंत्र भारत की, या स्वतंत्र भारत में 2011 की जनगणना कौन से नंबर की है? जनगणना आप कहेंगे सर 7वीं जनगणना है। लेकिन अगर बात करेंगे भारत में, भारत में 2011 की जनगणना कौन सी है? 2011 की जनगणना, तो 2011 की जो जनगणना है ना, वो 15वीं जनगणना मानी गई है। कौन सी? 15वीं। स्वतंत्र भारत की 7वीं। तो यहाँ पर पूछा है वृद्धि दर कितनी थी, तो 1.64%, 1.46%। बात करेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? सबसे ज्यादा जनसंख्या, जनसंख्या किस राज्य की है? जनसंख्या, तो आप कहेंगे यूपी की है। राज्यों में यूपी की है। और सबसे कम किस राज्य की है? सबसे कम किस राज्य में है सबसे कम जनसंख्या? तो आप कहेंगे सबसे कम जनसंख्या है जी सिक्किम की। किसकी है जी? राज्यों में सिक्किम की। क्लियर हो गई चीजें यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि एक आरबीआई एक्ट आया था, एक आरबीआई एक्ट आता है 1934 का। कौन सा माय डियर? आरबीआई एक्ट आता है, आरबीआई एक्ट आता है 1934 में, जिसके माध्यम से आरबीआई की स्थापना कब कर दी गई थी? आप कहेंगे सर 1 अप्रैल 1935 में। और पहले इसका प्रथम मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? प्रथम मुख्यालय कहाँ बना था इसका? तो आप कहेंगे प्रथम मुख्यालय बना था कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? इसका हेडक्वार्टर भैया मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पर? मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। अब बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, वर्तमान गवर्नर कौन होंगे? वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। अच्छा, ये पूछेगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम, तो आप कहेंगे भैया ओसबॉर्न स्मिथ।
प्रथम भारतीय गवर्नर पूछेगा, प्रथम भारतीय गवर्नर, तो आप कहेंगे पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। तो आप कहेंगे भैया चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख इनका पूरा नाम है। ओसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख। क्या यहां तक सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1935 में इसकी स्थापना हो गई। आगे है, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया है? चलिए जल्दी से बताइए। आप कहेंगे भैया इसकी लॉन्चिंग होती है 4 अक्टूबर 1957 में, 4 अक्टूबर 1957 में यूएसएसआर के द्वारा। किसके द्वारा? यूएसएसआर के द्वारा, यानी कि रसिया के द्वारा। किसके द्वारा भैया? रसिया के द्वारा। सोवियत संघ रूस कहा जाता था यूएसएसआर, इसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। अब किससे लॉन्च किया गया था? तो आप कहेंगे सर रॉकेट स्पुतनिक कौन सा था भैया? तो 8 था। क्या था? चलिए तो इसका क्या था? 8। तो आप क्या कहेंगे? 8K7। जल्दी से बता दीजिए भैया, जल्दी से बता दीजिए, बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे कौन सा था? 8K7 1K71 PS रॉकेट का नाम था, लॉन्चर था जिससे इसको लॉन्च किया गया था। और कहां से लॉन्च किया था? बीकानूर से। आप कहेंगे कहां से? बीकानूर से इसको लॉन्च किया गया था, रूस। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में जाना जाता है? क्या भैया जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह थे, जनरल एस सिंह श्री गणेश थे, जनरल KS मिथैया थे, या जनरल KM करियप्पा साहब थे? तो आप कहेंगे KM करियप्पा साहब थे, जिनका रिटायरमेंट भैया कब हुआ था? 14 जनवरी 1953 में ये रिटायर हो गए थे। कब रिटायर्ड हुए थे? तो 1953 में, 1953 में ये रिटायर हुए थे। कब रिटायर हुए थे? 1953 में ये रिटायर हो गए थे। और 14 जनवरी को इन्हीं की याद में क्या बनाया गया था? आप कहेंगे सर सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में जाना गया। हालांकि हमारा सेना दिवस कब होता है? जल्दी से बताइए जी, हमारा सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से बताएं। आप कहेंगे सर सेना दिवस कब से मनाया जाता है? कौन कौन भैया बता देगा? आप कहेंगे 15 जनवरी को हमारा सेना दिवस मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को। अच्छा, यहां पर हमने ये चीजें पढ़ ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? देखिए लोकपाल जो शब्द है, लोकपाल ये जो शब्द है, ये ओम्बुड्समैन का अनुवादित है। ओम्बुड्समैन, आप कहेंगे ओम्बुड्समैन का अनुवादित रूप है। और ओम्बुड्समैन की स्थापना 1809 में स्वीडन में होती है। कहां पर? स्वीडन में होती है। तो भैया लोकपाल जो शब्द है, ये शब्द कब आया? तो भारत में ये शब्द 1963 में आता है। लक्ष्मीमल सिंधवी के द्वारा ये शब्द दिया गया। लक्ष्मीमल सिंधवी के द्वारा ये शब्द दिया गया है। अब बात ये आती है कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है लोगों की शिकायतें सुनने वाला। आप कहेंगे लोगों की शिकायतें सुनने वाला, लोगों की शिकायतें सुनने वाला। क्या ये कोई व्यक्ति होता है? सुनने वाला। हर जगह गलत दिया रहता है, चाहे कोई भी हो। यहां भी लिखा पहला लोकपाल कौन बना? भैया लोकपाल कोई व्यक्ति थोड़ी होता है। लोकपाल तो एक संस्था है जिसमें कुल 9 लोग हैं, एक अध्यक्ष है, 8 सदस्य हैं। तो लोकपाल तो आप कहेंगे पिनाकी चंद्र घोष थे। वर्तमान में कौन बने हैं? वर्तमान की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे अजय खानविलकर। कौन भैया? अजय खानविलकर। आप कहेंगे अजय खानविलकर।
चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। सबसे लंबे केबल सेतु का नाम क्या है? पहले इसे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जानते थे, लेकिन अभी इसका नाम बदल दिया गया है। अभी इसे सुदर्शन सेतु के नाम से जानते हैं, जो कि 2.32 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और लागत कितनी आई है इसे बनाने में? लागत की अगर हम बात कर लें तो लगभग 960 करोड़ के आसपास, 960 करोड़ के आसपास भैया, ये लगभग में है। ये किस में है? लगभग में है। अच्छा ये बताइए कि भैया ये पहले किस नाम से जानते थे? इसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जानते थे। पहले इसे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जानते थे, सिग्नेचर ब्रिज। अच्छा, एक सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी तो भैया सिग्नेचर ब्रिज है, एक दिल्ली में भी है सिग्नेचर ब्रिज, है ना। और एक ये कहां पर बन गया है? तो ये गुजरात में बन गया है। कहां पर? गुजरात में बन गया है। ठीक है जी, कहां पर बना है? गुजरात में। प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? रायगढ़, छत्तीसगढ़ के। कहां पर भैया? जल्दी जल्दी से बताइए। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में इसकी स्थापना की गई है। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। तो आप कहेंगे भैया इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए अब बात आती है, सर ये 1600 मेगावाट का बनाने की क्षमता रखी गई थी, लेकिन प्रस्तावित 3200 मेगावाट की है। इसकी पहले क्षमता कितनी रखी गई थी? पहले इसकी क्षमता रखी गई थी 1600 मेगावाट की, 1600 मेगावाट की। लेकिन अभी प्रस्तावित कितनी है? आप कहेंगे प्रस्तावित कितनी हो जाएगी? प्रस्तावित है 3200 मेगावाट, 3200 मेगावाट। कहां पर? छत्तीसगढ़ में है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। चलिए ये आपका एक होमवर्क है और मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। और आप लोग आज कमेंट करके ये बताएंगे ये क्लास कैसी लगी, आपका स्कोर कितना रहा। कितना स्कोर रहा तो आप लोग अच्छे से बेहतरीन तरीके से इसका आंसर देंगे और ईमानदारी से बताएंगे कि 20 में से आपका स्कोर कितना रहा। ऐसे ही प्रश्न लेकर कल फिर इसी समय आपके सामने हाजिर होऊंगा। अभी आपकी मैथ की क्लास है राहुल तेवतिया सर की, तो प्लीज सभी लोग उसमें भी जुड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।